नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में जो चौथा चैप्टर हम देख रहे थे, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, वो आज हम वहां से जहां तक हमने हमने रखा था वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हम चैप्टर देख रहे थे उसके लेखक का नाम शंकर दयाल शर्मा जी है, जो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उनका ये नाम है और उनका जन्म भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। और उन्होंने आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की थी। और वो एमए और एलएलबी का उपाधियां उन्होंने प्राप्त की थी। और बाद में वो कैब्रिल विश्वविद्यालय से पीएचडी का भी उपाधि उन्होंने अर्जित की और यहाँ पर 1 वर्ष तक वो प्रवक्ता भी रहे। तो इसमें हमने लास्ट के हम ये चैप्टर जब देख रहे थे तो लास्ट में हमने हमने देखा था कि शास्त्री जी की विशेषताएं, अगले लेक्चर में हमने शास्त्री जी की विशेषताएं देखी थी, कि 3 मुख्य बातें देखी थी। और लोक सेवा मंडल के बारे में भी हमने वहां देखा था। और बाद में उनकी जेल यात्रा के बारे में भी हमने वहां देखा था। तो उनकी जेल यात्रा सन 1930 से नमक कानून आंदोलन, नमक नमक कानून तोड़ने के सिलसिले में जेल गए थे। और वो सन 1942 के तक वो कुल मिलकर 7 बार वो जेल गए थे। और उनके विभिन्न अनुभव के बारे में भी हमने वहां देखा था। तो उनके विभिन्न अनुभव के बारे में हम जब देख रहे थे उनमें हमने देखा था कि वो सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी बने थे। और सन 1936 के उन्होंने किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का भी अध्यक्ष बनाया है। उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जिम्मेदारी उन्मूलन यानी कि जड़ मूल से नाश का भी उन्होंने विशेष जोर दिया गया था। तो वहां तक हमने इस लेक्चर को हमने देखा था। वहां से हम इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप में जुड़ रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिक की समस्याओं से निकट परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब उसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव छोड़ दिया था। लोकतंत्र की इसी आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निवारण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1938 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए वो निर्वाचित हुए। कि उनके जो अनुभव के बारे में हम सुन रहे थे, उनके 6 वर्ष के अनुभव के बाद की हम बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने इलाहाबाद में आई हुई नगर पालिका में भी वो किसी न किसी रूप से वो
जुड़े रहे। और यहाँ शंकर दयाल शर्मा जी कह रहे थे, मैं समझता हूँ इस अनुभव से, इस अनुभव से और शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन की नागरिक की समस्याओं को निकट निकट परिचित कराया। और उनके पास ग्रामीण जीवन का, वो गांव में से आए हुए थे, इसलिए उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। और उसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का प्रयोग जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इसी आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वो देश के छोटी छोटी समस्याओं और निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। निराकरण यानी समाधान, निराकरण का अर्थ है समाधान। कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण, अदम्य यानी कि उत्कट, जो दबाए न जा सके वो, क्षमता यानी कि शक्ति। तो उनकी कार्य के प्रति, कार्य करने के प्रति जो उनकी निष्ठा और मेहनत करने की जो अदम्य क्षमता थी, शक्ति थी, उत्कट थी, जो दबाए ना जा सके ऐसी उत्कट थी, वो उसके कारण वो सन 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्था सभा के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचित यानी बहुमत द्वारा चुना हुआ, इनको हम निर्वाचित कहते हैं। बहुमत से चुने गए। सही मायने में यहाँ से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। कि जैसे ही वो 1938 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभा के लिए निर्वाचित हुए, वो बहुमत के द्वारा चुने गए, तभी से यहाँ शंकर दयाल शर्मा जी कह रहे कि सही मायने में शास्त्री जी का संसदीय जीवन सही मायने में यानी कि सच्चे अर्थ में अथवा वास्तव में, सही अर्थ में यानी कि अथवा सही मायने में, सच्चे अर्थ में अथवा वास्तव में उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। इसका समापन यानी कि समाप्ति प्रधानमंत्री पद तक, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचने में हुई। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी। ये श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में हम सब जानते हैं। इंदिरा गांधी ने भी उन्हें अपने राजनीतिक गुरु मानते थे और कहा था कि इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं अपना राजनीतिक जीवन मेरा शुरू हुआ था, ऐसा ऐसा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। जब देश आजाद हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के संस्कार में शास्त्री जी ने भिन्न भिन्न, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भिन्न भिन्न पदों पर काम किया, भिन्न भिन्न पदों पर रहे। और उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया। और बाद में वो
पंडित नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर वो उन्होंने रेल और परिवहन परिवहन यानी माल सामान आदि आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, जिनको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, वो उसमें आ गए। संचार, संचार यानी संदेश वहन, वाणिज्य, प्रशासनिक, वाणिज्य उद्योग और जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय पद पर मंत्री पद उन्होंने संभाले। ये जैसे वो केंद्र में आए, रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री पद पर उन्होंने वो रहे और उन्होंने ये संभाला। इन पद पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपने जिस प्रशंसकीय दक्षता का प्रमाण दिया, तो हमारे देश के लिए एक उदाहरण है कि प्रशासकीय यानी कि शासन के संबंधित, प्रशासकीय એટલે इसको कहते हैं शासन के संबंधित, कि ये जैसे केंद्र में आके उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य को जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद तो संभाला है, लेकिन उन पदों पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता, दक्षता यानी कि निपुणता, शासन के संबंधित निपुणता का जो प्रमाण दिया, वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। कि औपचारिकता यानी जो केवल कहने, सुनने या खिलाने के लिए हो, इसे हम औपचारिकता कहते हैं। तो अपने वो मंत्रालय का कार्य करने का जो दृष्टिकोण व्यवहारिक सभी प्रकार की औपचारिकताओं के वो परे होता है। वो अपने कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है कि वो उसकी धारणा क्या थी, धारणा वही थी कि वो मानते थे कि वो अपने कभी भी पद के कारण ऊंचा अपने आप को कभी ऊंचा नहीं मानते। तो उनकी सीधी सी धारणा थी कि वो अपनी जनता के शासक के रूप में नहीं लेते, जनता के सेवक थे, ऐसा वो मानते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली है, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल उन केवल उन्हें 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, ये वह एक उदाहरण है कि उन्होंने जो लोकप्रियता प्राप्त की थी, उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि वो क्या मानते थे कि वो कभी भी अपने पद को अपने ऊंचा नहीं मानते थे। और उनकी बड़ी सी सीधी सी धारणा है कि वे जनता के शासक, कि जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है, ऐसी भावना थी।
कारण ने मंत्रालय में भी लोकप्रियता मिली। साथ ही साथ सारे देश में भी उनको लोकप्रियता मिली। उसी लोकप्रियता का ये परिणाम था पंडित नेहरू के निधन के बाद। निधन यानी मृत्यु, निधन यानी मृत्यु। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में ये देश ने स्वीकार किया और देश के इसी महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उन्होंने केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने आगे देखते हैं। शास्त्री जी के सामने अपना बिल्कुल उद्देश्य स्पष्ट था कि उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था कि इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य स्पष्ट था। क्या स्पष्ट था कि अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि अपने किसी प्रकार का धुंधलापन यानी कि एक अस्पष्टता, यहाँ अस्पष्टता या भटकाव नहीं था। भटकाव यानी लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना, इसको हम भटकाव वो नहीं था। ये उनका उद्देश्य जो स्पष्ट था वो यहाँ बताया गया। आगे देखते हैं। हमें हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्म संयम से काम लिया, लेकिन और तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। यहाँ हमारे सामने एक शब्द आया है तरजीह। तरजीह का अर्थ होता है प्राधान्य अथवा महत्व। कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो हमारे इस देश के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया, तो अधिकारों से अधिक तरजीह दी यानी कि महत्व दिया। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 में छात्रों के संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कोई भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं और यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इसमें कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। कि उन्होंने जो उनकी ये विशेषताएं थी कि वो महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न थे, फिर भी उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया था और अधिकारों को अधिक कर्तव्यों की तरजीह दी थी और इसी कारण के वो बहुत अधिक लोकप्रिय हो सकते थे। और उन्होंने अलीगढ़ में आई हुई मुस्लिम विश्वविद्यालय को दीक्षांत समारोह में 19 सितंबर 1964 में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, अपना विचार व्यक्त किया था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कोई भी हो, लेकिन आप में से प्रत्येक को ये सोचना चाहिए कि आप पहले देश के नागरिक हैं, बाद में आप जो कुछ भी है लेकिन पहले आप देश के नागरिक हैं। ये आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है
लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे वो आपको समझना चाहिए। हमारा देश प्रजाति प्रजा प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाया गया है। प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। तहत यानी कि तहत यानी कि अधीन, तहत यानी अधीन। कि उन्होंने संबोधन करते हुए कहा है देश के प्रजातांत्रिक है जो देश की स्वतंत्रता आपको देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग आपको एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। तहत यानी कि अधीन होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्री जी ने कही थी, इसे आज याद रखने की जरूरत है कि उन्होंने जो ये बात कही थी वो अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज हमें याद रखने की जरूरत है। तो हमने यहाँ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ कहा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपने पहले हम जो है लेक्चर की शुरुआत की उसमें हमने विभिन्न अनुभवों के बारे में सुना था। सन 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव वो बने और सन 1936 में उन्होंने किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का भी उन्होंने अध्यक्ष बनाया गया और वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद नगर पालिका से भी जुड़े रहे और इसी प्रकार विभिन्न पदों पर काम करते उन्होंने देहाती और शहरी जनता की विभिन्न समस्याओं से परिचित होने का अवसर मिला और सन 1937 के वो संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए और यह उनके संसदीय जीवन की शुरुआत। और स्वतंत्रता के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद वो उत्तर प्रदेश के केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचार, वाणिज्य और उद्योग तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली और हर पद पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासकीय प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक होता था। 19 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की। हमें जो संदेश देते हैं यहाँ शंकर दयाल शर्मा जी, हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति, जो हमें संदेश देते हैं कि शास्त्री जी कहते थे, उन्हें ये भारतवर्ष को संदेश क्या दिया सभी लोग कि शास्त्री जी कहते थे कि आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले आप देश के नागरिक हो। उन्होंने अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में कहा था कि संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी आपको सौंपे हैं। आपको स्वतंत्रता मिली है जिसका उपयोग देश और समाज के हित में होना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा कि हमें ये जो कुछ अधिकार शास्त्री जी के द्वारा दिए गए हैं वो उन्होंने अलीगढ़ में विश्वविद्यालय में, मुस्लिम विश्वविद्यालय में कहा था, तो उसे में याद रखने की जरूरत है। अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही थी वो आज हमें आज हमें याद रखने की जरूरत है। और इसी के द्वारा हमने यहाँ इसी बात के साथ हमने ये यहाँ चौथा चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी जो हम पढ़ रहे थे शंकर दयाल शर्मा द्वारा, हमने उनके लेखक का नाम शंकर दयाल शर्मा जी था, जो इस देश के, भारत देश के 9वें राष्ट्रपति के पद पर थे, 9वें। तो उन्होंने ये कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हमें बताया। तो यहाँ हमने ये चैप्टर पूर्ण किया। उसमें हमने बहुत सारे शब्दार्थ भी देखे। आप लोगों को शब्दार्थ और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न
अपनी पाठ्य पुस्तक धोरण 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ये जो चौथा चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, चौथा चैप्टर उनमें उनके अभ्यास के लास्ट में अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न बताए गए वो सभी आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और शब्दार्थ शब्दार्थ सब लोगों को कंपलसरी लिखना है, ताकि आपको ये याद रह सके कि यहाँ कौन से शब्द के कहाँ क्या होता है, उनका अर्थ क्या मिलता है, वो आप लोगों को याद रह सके। इसी के कारण आप लोगों को पढ़ने में किसी की बात की कोई दिक्कत ना हो। इसी के कारण आप लोगों को शब्दार्थ भी अपनी फेयरबुक में लिखना है। तो ये अब आपका होमवर्क यहाँ हो रहा है, फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। चौथे चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का, उनके लेखक शंकर दयाल शर्मा जी का संक्षिप्त परिचय भी आप लोगों को लिखना है। वो कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और उन्होंने कौन कौन सी रचना की, और हमारे देश के वो कौन से पद पर थे, वो आप लोगों को संक्षिप्त के रूप में संक्षिप्त परिचय, उनको पात्र परिचय आपको लिखना है। और चौथा चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के, उसमें भी आप लोगों को शब्दार्थ लिखना है, अभ्यास और स्वाध्याय का संपूर्ण। इसमें से एक भी प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्न, अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। तो ये आपका होमवर्क हुआ। तो यहाँ इसी के साथ हमने ये तो चौथा चैप्टर है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री को हमने यहाँ पूर्ण किया। अब पांचवें चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम पांचवा चैप्टर देखेंगे। तब तक ये जो 4 चैप्टर यहाँ चलाए हूँ, इन सभी का 4 चैप्टर का होमवर्क आप सभी ने अपनी फेयरबुक में, हिंदी की फेयरबुक में आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर भी मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। ये जो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा 4 चैप्टर का आपको होमवर्क, सभी अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिख लेना है। शब्दार्थ भी 4 चैप्टर का साथ ही, पहले चैप्टर के साथ अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न वैसे ही क्रम से आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिख लेना है। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने देखा। तो ये हमने जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का पाठ पढ़ा, वो भी आप लोगों को एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ लेना है और समझ लेना है कि इसके अंदर जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। यहाँ बताया गया है, फिर भी आप लोगों को एक बार पढ़कर वो रिपीट कर लेना है, और अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न और शब्दार्थ अपनी फेयरबुक में लिख लेना है। इसके साथ ये हमने चैप्टर यहाँ, चौथा चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, हमने यहाँ पूर्ण किया।